हेलो गाइस। सो अभी एमबीए सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एमबीए सीईटी ने उनका एग्जाम डेट एक्सटेंड किया, रजिस्ट्रेशन डेट एक्सटेंड किया हुआ है फ्रॉम 9th टिल 11th ऑफ मार्च। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एमबीए सीईटी के लिए रजिस्टर नहीं किया, आपके पास अभी भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अभी भी 2 दिन का टाइम है। आप एग्जाम फॉर्म अगर देना एग्जाम अगर देना चाहते हो, एमबीए के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप अभी भी फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पे मैंने वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, हाउ टू फिल द एमबीए सीईटी फॉर्म, जो अनिकेत सर ने पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था एमबीए सीईटी का फॉर्म भरने का ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका स्कोर 80 से कम आ रहा है अभी भी। लेकिन अगर हम लोग अज्यूम करते हैं कि एमबीए सीईटी का एग्जाम 18th या 19th मार्च को होता है, जिसका प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि 11th मार्च तक अगर उन्होंने डेट दिया हुआ है, तो 18-19 मार्च को एग्जाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। 25-26 मार्च तक वो एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो अगर 25-26 मार्च को वो एग्जाम होता है, तो आज का डेट में पकड़ के चलूँ, सपोज करो 9th मार्च, तो 9th टू 25th आपके पास कम से कम 15-16 दिन का टाइम है। तो इन दीज 15-16 डेज कौन से टॉपिक आप लोगों ने पढ़ने चाहिए, जिसके बेसिस पे आपका स्कोर 80 प्लस जाए। 80 प्लस मतलब 85 प्लस परसेंटाइल होता है, जिसके थ्रू आपको एमबीए सीईटी के 85 प्लस परसेंटाइल पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाए। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपने पहले 15 अभी आगे आखिरी के 15 दिन में करने चाहिए, एंड अगर आपका हो चुका है तो आपका रिवीजन भी सिर्फ आपने इसी टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो है सबसे पहला आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। सिंपल है, बॉड मास के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। उसके बाद आपने रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई एंड एवरेज मिक्सचर। टॉपिक आप बोलोगे कि सर एक एक क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है। 1 2 3 4 5 चैप्टर मिला के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। अगर सीईटी ने लास्ट ईयर का पैटर्न फॉलो किया तो उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। और दूसरी चीज, मतलब ये सबका एप्लीकेशन आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ज्यादा मिलेगा। अगर आपके ये टॉपिक्स हो गए, तो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होना स्टार्ट हो। टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क को बिल्कुल भी हाथ मत लगाओ, अगर आपने अभी तक ये टॉपिक्स को प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। अगर आप सिर्फ रिवीजन करने के मूड में हो, तो ऑब्वियसली सभी टॉपिक्स रिवीजन कर रहे हो, मतलब ऑब्वियसली बाकी के सब टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क का रिवीजन करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, लेकिन उसको जीरो से स्टार्ट करना बहुत टाइम। नंबर्स का आधे कॉन्सेप्ट्स करो, जैसे नंबर्स में आपने एचसीएफ एलसीएम करके रखो, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत काम में आता है। उसके बाद एक डिविजिबिलिटी थ्योरम है, डिविजिबिलिटी थ्योरम, बस ये 2 टॉपिक करके रखो। बाकी पूरे नंबर्स को हाथ नहीं लगाया तो भी चलेगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज्योमेट्री के इंडिविजुअल टॉपिक्स मत करो, मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज थोड़े करके रखो शायद, क्योंकि मेंसुरेशन सिर्फ मेंसुरेशन के 20-25 फॉर्मूलाज करोगे तो 2 से 3 क्वेश्चंस छूट सकते हैं, अगर वो लास्ट ईयर का पैटर्न फॉलो करते हैं। सिंपल इक्वेशंस मैं 50-50 बोलूंगा। सिंपल इक्वेशंस में क्या होता है कि यहाँ पे ये सिंपल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट आपको काम में आता है कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आ गए तो बन जाता है। अगर नहीं, आपको ऐसा लगता है डिफिकल्ट है, तो फिर छोड़ दो, मैं बोलूंगा इसको। लेकिन रखो प्रोबेबिलिटी में, सबसे लास्ट में रखो। जैसे मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क को उपयोग का क्लियरली नो नो बोला है, वैसे सिंपल इक्वेशंस को नहीं बोल सकते, इसको आप लास्ट में रख सकते हो। फिर लॉगरिदम, बहुत लोगों को लगता है कि यार 10-10 फॉर्मूला है, सर 10-15 फॉर्मूला है, लेकिन 10-15 ही फॉर्मूला है, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए इतने सारे फॉर्मूला याद रखने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मत करो। सर्ज इंडाइसिस के फॉर्मूलाज एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है, लेकिन वो पढ़ने के लिए, उसको ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए 15 दिन में आपको टाइम थोड़ा कम पड़ेगा, तो ये भी आप स्किप कर सकते हो। नंबर सीरीज तो बिल्कुल भी नहीं, इसके ऊपर मैं 3 क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी बहुत ज्यादा जाता है पढ़ने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो प्रैक्टिकली नंबर सीरीज का पूरा चैप्टर ही छोड़ना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ये ऐसा है कि इसके ऊपर आए तो 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके ऊपर पढ़ने के लिए वेराइटीज जो है वो बहुत ज्यादा है, जस्ट लाइक टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। तो इसको मैं प्रैक्टिकली बोलूंगा कि नहीं करना है आखिरी के 15 दिन। तो 15 दिन में आपको करने के लिए क्या बचा? आरपीवी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन, मेंसुरेशन एंड सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया। क्वांट के आपके ऑलमोस्ट 60% क्वेश्चन हो गए। तो ये सब टॉपिक्स भी आप कर लेते हो, तो क्वांट में आपको कम से कम 15, 10 से 15 मार्क्स तो आराम से मिलेंगे। 20 थोड़े ज्यादा हो गए, 10 से 15 मार्क्स मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलो 10 से पकड़ते हैं।
फिर डेटा इंटरप्रिटेशन को मैं फिर से बोल रहा हूं कि डेली बेसिस पे कम से कम 3 सेट्स सॉल्व करने की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। 15 दिन में 45 सेट आपके होने ही चाहिए, 45 सेट्स इन 15 डेज। तो आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में कम से कम 15 से 20 मार्क्स आएंगे, तो हम लोग 15 अज्यूम करते हैं यहाँ पे। फिर डेटा सफिशिएंसी के लिए आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी क्या होता है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज टॉपिक्स। डेटा सफिशिएंसी इज डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज प्रीवियस टॉपिक्स। तो आपने आधे से कुछ टॉपिक छोड़ दिए हैं, कुछ टॉपिक नहीं किए, तो डेटा सफिशिएंसी आपका आधा होगा, आधा नहीं होगा। तो ठीक है, डेटा सफिशिएंसी का टॉपिक पढ़ने जैसा कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसके आप क्वेश्चंस अगर करोगे, अगर आपको आंसर टिक भी फ्लुक भी करना है, तो आप ऐसे फ्लुक करना कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड। वो आंसर आपका बहुत ज्यादा बार ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन आपका बहुत ज्यादा बार आंसर आता है, ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। डेटा कंपैरिजन में क्वाड्रेटिक कंपैरिजन जो होता है वो आपने करना चाहिए। उसका एक बहुत प्यारा सा शॉर्टकट का वीडियो अनिकेत सर ने बेसिक वीडियो में बना के रखा है, तो ये तो जरूर करो। वो वीडियो का लिंक अगर मुझे मिला तो मैं यहाँ पे जरूर पेस्ट करूंगा, अगर हाँ मिल जाएगा तो मैं यहाँ पे आपको अटैच करके दे दूंगा, ठीक है। डेटा कंपैरिजन के ऊपर कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अभी क्वांट के बेसिस पे आपके 15 क्वेश्चन हो गए, डीआई के बेसिस पे 10 मार्क हो गए, क्वांट के बेसिस पे 15 मार्क हो गए आपके, डीआई के बेसिस पे डेटा सफिशिएंसी एंड डेटा कंपैरिजन मिला के आपके 5 मार्क कम से कम होते हैं, कम से कम बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर रही बात वो क्या वीआरसी की, तो वो क्या पढ़ने में कोई पॉइंट नहीं बनता है। ग्रामर का एक मैंने जो ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है उसका पीडीएफ बना के मैं वेबसाइट पे डालने वाला हूँ कल। तो हमारे वेबसाइट पे जाके ही आपको वो रजिस्टर करना पड़ेगा, वहां पे आपको मटेरियल में वो पीडीएफ मिलेगा। यू डोंट हैव टू परचेस एनीथिंग, फ्री में अवेलेबल है। लेकिन मैं यूट्यूब पे नहीं डाल सकता बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, तो आप वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। आरसी के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि डेली 3 आरसीज आपने क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो पूरा का पूरा स्किप करने में पॉइंट नहीं बनता है, क्योंकि आज बहुत सारे टॉपिक्स आप छोड़ने वाले हो, तो मैं आपको इस तरीके से प्लानिंग बता रहा हूँ कि आप 200 में से ज्यादा 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। 80 क्वेश्चंस आपके वैसे भी फ्लूक रहने वाले हैं, एंड ये 120 में से आपका स्कोर कम से कम 70 आए और ये 80 में से 10 का स्कोर आ जाए, तो आप कम से कम 80 पे तो पहुंच ही जाओगे। ये मेरा टारगेट है ये वीडियो की, ठीक है। तो वो क्या पढ़ने में कोई पॉइंट नहीं बनता है। पैराबेस्ड क्वेश्चंस जैसे पैराजम्बल्स पैरासमरी पढ़ने के लिए आपको ग्रामर के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। उससे बेटर आप ग्रामर के रूल्स पढ़ो, आरसी के 2-3 आरसी रोज के सॉल्व करो, क्योंकि 1-2 आरसी आपको ऐसे आराम से मिल जाएंगे जो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। एंड पैराबेस्ड क्वेश्चंस का सिर्फ और सिर्फ मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस करो, इसके लिए सेपरेट प्रिपरेशन मत करो, ताकि वीएआरसी में आपका टारगेट स्कोर हम लोग 20 पकड़ के चल सके आउट ऑफ 50, ठीक है। तो अभी के लिए 20+20 40+10 50+ पे हम लोग पहुंच गए हैं। अभी तक हमारा पूरा का पूरा एलआर बाकी है, पूरा का पूरा नॉन वर्बल रीजनिंग भी बाकी, मतलब 100 में से 50+ पे तो हम लोग पहुंच गए, अभी बचे हुए 100 में से 30+ पे पहुंचना है, राइट। इसमें से आपने ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करना ही चाहिए। डायरेक्शन सेंस करना ही चाहिए। वर्ड फॉर्मेशन, लिटर सीरीज, ये सिर्फ और सिर्फ मॉक्स के थ्रू करना चाहिए, उसके लिए सेपरेट प्रिपरेशन मत करो। डिजिट सीक्वेंस के लिए सेपरेट प्रिपरेशन मत करो, नंबर सीरीज के लिए सेपरेट प्रिपरेशन मत करो, सिर्फ मॉक्स के थ्रू करो। अदरवाइज इसको नहीं भी किया तो भी चलेगा। फिर एनालॉजीज, नंबर एनालॉजीज, लेटर एनालॉजीज होता है, तो इसके लिए इसको भी मॉक्स के थ्रू करो। ऑड वन आउट भी सिर्फ और सिर्फ मॉक्स के थ्रू करो, मॉक्स के थ्रू करो, मॉक्स के थ्रू करो, मॉक्स के थ्रू करो। मतलब क्या, मतलब आपने डेली एक मॉक देना ही चाहिए। अगर आपको अगले 15 दिन में 80+ का स्कोर करना है, तो डेली 2.5 आवर्स का एक मॉक आपका होना चाहिए। एंड डेली कम से कम 4 to 6 आवर्स का अलग प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि कम से कम 1.2 आवर्स तो आपको 1.5 to 2 आवर्स तो आपके एनालिसिस में जाएंगे, ये हो गए 4.5 आवर्स। और अलग अलग से 4 आवर्स आप जब तक प्रिपरेशन नहीं करोगे तब तक 15 दिन में 80+ का स्कोर लाना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। वो आपको मैं लाके दे रहा हूँ। तो इतना रिक्वायरमेंट, इतना आस्क है मेरा कि आपने डेली कम से कम 8 to 9 आवर्स पर डे का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए सेपरेट इनपुट डालो, कोडिंग डिकोडिंग करना ही चाहिए आपने। इनइक्वालिटीज बहुत सिंपल टॉपिक है और 5-6 क्वेश्चन आते हैं, ये करना ही चाहिए। इनपुट आउटपुट सिर्फ मॉक्स के थ्रू करो, क्योंकि इसके लिए सेपरेट इनपुट डालने की जरूरत नहीं है। मॉक्स के थ्रू आपके 15 दिन में 15 मॉक दोगे, 15 इनपुट के सेट हो जाएंगे, विच इज होता है।
डिडक्शन एंड सिलोजिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये करना ही चाहिए। क्लॉक्स एंड कैलेंडर समझ में आया तो हो जाता है यार, नहीं तो फिर बहुत लोगों को दिक्कत जाती है। सेम इज द थिंग विद क्यूब्स एंड डाइसेस, तो छोड़ दिया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पजल्स है, इसमें से मैं आपको बोलूंगा लीनियर अरेंजमेंट सिर्फ करो, सर्कुलर मत करो अभी के लिए। आखिरी 15 दिन में सर्कुलर थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है। एंड इसमें फ्लोर एंड रैंक अरेंजमेंट करो, बाकी बॉक्स अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, रैंकिंग कंपैरिजन करना है। बाकी टॉपिक्स जो है वहां पे थोड़ी आपको दिक्कत जाएगी और टाइम जाएगा बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जरूर करना है, बहुत सिंपल है। वेन डायग्राम 3 वेरिएबल्स तक का करो, सीईटी के एग्जाम में बहुत सिंपल आता है, डिफिकल्ट नहीं आता है। और नॉन वर्बल रीजनिंग तो करना ही करना है, ये भी कैसे, सिर्फ मॉक्स के थ्रू, इसको सेपरेटली टाइम देने की जरूरत नहीं। मॉक्स के थ्रू जो भी टॉपिक्स मैं लिख रहा हूँ, जो जो टॉपिक्स के सामने एम लिख रहा हूँ, वो टॉपिक आपको सिर्फ मॉक एग्जाम, मॉक टेस्ट देते टाइम जो क्वेश्चन आएंगे उसको सीरियसली सॉल्व करना है। और उसके बाद मॉक के बाद एनालिसिस जब आप करोगे 2 डेढ़ 2 घंटे का, उसमें वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे जाकर रुकना है, उसका सॉल्यूशन समझना है, एंड फिर उसको जहन में उतारना। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग अभी 15 दिन में होने जैसा नहीं है प्रैक्टिकली। अगर करना है तो इसमें से 2 या 3 टॉपिक है जो आप इजीली कर सकते हो। एक फैक्ट इन्फरेंस जजमेंट, थोड़ा इजी है। एंड एक कोर्स ऑफ एक्शन, ये भी थोड़ा इजी आता है, सीईटी के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एमबीए सीईटी के लिए ये टॉपिक थोड़े इजी आते हैं। और समझने के लिए एक इजी है कि कॉज एंड इफेक्ट, ये 3 टॉपिक्स आप क्रिटिकल रीजनिंग में से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका 1 2, फिर यहाँ पे आपके मॉक के बेसिस पे जब आप करोगे तो इसमें कम से कम 3 मार्क आपको मिलेंगे, तो ये हो गए 5। फिर ये हो गए 5 5 10 और 5 15 और 20 में से 10 मार्क तो कम से कम मिलने चाहिए, तो ये हो गए, यहाँ पे आपको मिलने चाहिए कम से कम 10 मार्क मेरे हिसाब से। यहाँ पे आपको मिलने चाहिए कम से कम 5 से 10 मार्क्स। ओके, फिर ये नहीं करने वाले, अरेंजमेंट में से आपका 1 2 सेट भी अगर हो जाता है तो आपको कम से कम 10 मार्क मिलने चाहिए, 2 सेट्स आराम से बन जाएंगे आपके। टाइम दे के किस तरीके से मॉक आप सॉल्व करते हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आपको कितना, आप 80+ स्कोर ला पाओगे या नहीं। क्योंकि अगर आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस मैंने आपको छोड़ने को बोला है और आपने सीरियसली फॉलो किया वो इंस्ट्रक्शंस, टाइम एंड वर्क आपने छोड़ दिया है, आपने क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, क्यूब्स एंड डाइसेस छोड़ दिया, और फिर भी ये एग्जाम, ये क्वेश्चंस के ऊपर आप 40 40 सेकंड वेस्ट कर रहे हो, 60 60 सेकंड वेस्ट कर रहे हो, तो क्या कर रहे थे भाई? 60 सेकंड क्वेश्चन पढ़े बराबर, पहले 10 सेकंड में समझ में आ जाए कि भाई ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का है, नहीं होने वाला है मेरे से, छोड़ दो, आगे बढ़ो ना। आपको 150 मिनट में सिर्फ 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई, ध्यान में रखो। 150 मिनट में सिर्फ 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विथ द हायर अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी। इंपॉर्टेंट टॉपिक से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, बाकी के ऊपर टाइम वेस्ट। अभी 15 दिन में अगर आपको एमबीए सीईटी का प्रिपरेशन करना है तो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग एमबीए सीईटी का फ्री वीडियोस का कोर्स लाने वाले हैं जब एग्जाम का एट अ प्रॉपर टाइम। एंड अगर तब तक आपको कंप्लीट वीडियो सीरीज विथ ई बुक्स विथ मॉक टेस्ट अगर चाहिए, या फिर सिर्फ वीडियोस एंड मॉक टेस्ट अगर चाहिए, तो दीज आर द फीस। तो उसमें क्लासरूम बैच नहीं मिलेगा, ऑनलाइन बैच नहीं मिलेगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, ई बुक्स मिलेंगे। ऑप्शन टू परचेस हार्ड कॉपी है, लेकिन 15 दिन के लिए आप मत पैसा वेस्ट करो, ये मैं आपको रिकमेंड करूँ। मेरा नुकसान है लेकिन मत करो, ठीक है, बच्चों के लिए अच्छा होना चाहिए, ये हम लोग बताते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, सीईटी के कम से कम 20 20 22 22 मॉक्स है। हम लोग के पास तो 15 ही मॉक्स देने का टाइम। वैट जीडीपी डाउट सेशंस आपको रेगुलरली मिलते जाएंगे। वैट जीडीपी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है सीईटी के थ्रू, करेक्ट। एंड पर्सनल मेंटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनल मेंटरिंग में अगर आपको मॉक एनालिसिस के लिए टाइम इनपुट्स चाहिए तो हम लोग इंडिविजुअल इनपुट्स फॉर मॉक एनालिसिस देने में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं। यहाँ से आपका स्कोर कम से कम, जो भी स्कोर पे आप अटके हो वहां से कम से कम 10 से आपका मार्क जरूर बढ़ेगा। ठीक है, अगर 120 पे हो तो 120 30 जाएगा, अगर 130 पे हो तो 138+ तो आराम से जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एमपीएससी। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच।